नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप कर रहे हो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी या फिर ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप लगा सकते हो, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इसमें आरआरबी यानी रेलवे के द्वारा किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, आपको व्याख्या सहित मैं करवाने वाला हूं। यानी क्वेश्चन के साथ साथ आपको व्याख्या भी मिलने वाली है। बड़े ही शानदार क्लास होने वाली है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जी हां, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूटे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 17/1/2019 को, वो हम करने वाले हैं। और जैसे ही हमारे ये 2019 वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो एसआई एग्जाम में 2024 में पूछे गए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है? क्या बताना है? सबसे कम क्षेत्र में जो फैला हुआ है, भू क्षेत्र जो फैला हुआ है, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमें एशिया, फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमें क्या? यूरोप। यानी ये हमें दे रखे हैं महाद्वीप। क्या दे रखे हैं? महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इनमें से सबसे कम भू क्षेत्र पर कौन सा फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बोले तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन नंबर बी बाहुबली इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देख लीजिए, यहां पर व्याख्या देख लीजिए। जनसंख्या के आधार पर बताने वाला हूं मैं यहां पर, और क्षेत्रफल के आधार पर बताने वाला हूं। देखिए, महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम। तो लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए ना कितने महाद्वीप हैं। तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप। और उन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप आएगा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, और फिर आता है यूरोप महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाएगा। इसी प्रकार जनसंख्या के आधार पर बात करें, जनसंख्या के आधार पर अगर आपको पूछ ले तो सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर एशिया है। तो देखिए, अफ्रीका यहां पर है। तो देखिए, एशिया और अफ्रीका तो रहेंगे 1 और 2 नंबर स्थान पर। अगर हमें अवरोही क्रम या सर्वाधिक पूछा जाता है तो सर्वाधिक जनसंख्या भी एशिया में, सर्वाधिक क्षेत्रफल भी किसका? एशिया का है। उसके बाद अफ्रीका का है, यहां पर जनसंख्या भी अफ्रीका में। उसके बाद आता है यूरोप, फिर आता है उत्तरी अमेरिका, फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे कम जनसंख्या कौन से महाद्वीप में? तो हमारी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कौन से? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछा गया पॉलिटी से। किससे पूछा गया? पॉलिटी से ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सी? भाषण करने की या फिर अभिव्यक्ति? अभिव्यक्ति क्या होता है? अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं ये आपको पता ही होगा। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों? अमेरिका से लिए गए हैं, या इंग्लैंड से लिए गए हैं, या कनाडा से लिए गए हैं, या फिर इंग्लैंड से लिए गए हैं? ये सारी बातें आपको आगे आने वाली क्लासों में धीरे धीरे पता चलेगा जब हम व्याख्या करेंगे। यहां पर हम देखते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो हमें दे रखे हैं भाग 3 में, क्या भाग 3 में मौलिक अधिकार दे रखे हैं? तो जी हां प्यारे विद्यार्थियों, मौलिक अधिकार भाग
3 में हमें दिए हुए हैं। तो देखिए जिसमें हमें नंबर ए में दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये तो हमें अनुच्छेद नंबर 32 में दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये तो नहीं होगा। फिर देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का ये अधिकार, क्या धार्मिक स्वतंत्रता ये कहती है कि कहीं पर भाषण, कहीं पर अभिव्यक्ति करो? नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता तो ये कहती है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई हो, कौन से भी धर्म को हम अपना सकते हैं, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो ये कहता है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के अधिकार में ही हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। कौन से में? स्वतंत्रता के अधिकार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कटप्पा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और समानता का अधिकार नहीं, ये भी नहीं होगा, जिसमें क्या होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आते हैं समानता में। तो यहां पर देख लीजिए व्याख्या मैं आपको बताने वाला हूं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से संविधान के अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर 19 में दी गई है। किस में दी गई है? अनुच्छेद नंबर 19 में। हमारी जो समानता का अधिकार है वो 14 से लेकर 18 तक मिलेंगे आपको। जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो मिलेगी आपको 25 से 28। और 32 नंबर अनुच्छेद में क्या मिलेगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलने वाला है। क्या मिलेगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब क्वेश्चन आपके 2025 में किस प्रकार पूछे जाएंगे? मार्च में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 तक, 25 से 29 तक, 25 से 50 तक। यानी इस प्रकार आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको क्वेश्चन करके आने। यही तो फायदा है हमारी यहां पर व्याख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? हमें यहां पर पूछा गया 3 नंबर क्वेश्चन है स्थापत्य से कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी रचना कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो मंदिर है, या मार्तंड मंदिर सूर्य मंदिर है, या कामाख्या है, या फिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है? तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए आएगा। मैंने बी बोल दिया क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका सही आंसर, खजुराहो मंदिर। और ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है मेरे प्यारे साथियों? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, 2025 में अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ये लीजिए यहां पर व्याख्या खजुराहो मंदिर की। तो देखिए नागर शैली में निर्मित, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खजुराहो मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में मंदिर निर्मित किया गया। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यहां पर कब करवाया गया? 950 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। और यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें हमें देखने को क्या क्या मिला? खजुराहो मंदिर में नागर शैली में। कौन सी शैली में? नागर शैली में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में चंदेल शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया, या 950 से 1050 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आप आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा कि खजुराहो मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया गया था? चंदेल चालुक्य। कौन से? चंदेल के द्वारा। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में। यानी इस प्रकार क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। और ये कौन सी बुक है प्यारे विद्यार्थियों जिससे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये भी आपको मैं बताने वाला हूं, जिसमें आपको ये क्वेश्चन दिए हुए मिलेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन। वो बुक हमारी YCT यूथ कंपटीशन टाइम, यानी यूथ कंपटीशन, यानी यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है। मंगवा सकते हो अपने घर में। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है, यदि तरल माध्यम है ना जो, उसमें केवल क्या दे रखा है? हमें पानी दे रखा है, पानी है, तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा? परजीवी मिश्रण कहा जाएगा, या गर्भ निरोधक मिश्रण कहा जाएगा, या अत्यधिक यौगिक कहा जाएगा, या सहपार्श्विक
मिश्रण कहा जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। तो इसका आंसर यही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी डेंजर ऑप्शन है ये प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा? डेंजर ऑप्शन है एकदम, सहपार्श्विक मिश्रण, क्योंकि यहां तक अभ्यर्थी कम ही पहुंच पाते हैं, ए बी सी तक रह जाते, डी एकदम डेंजर ऑप्शन होता है। तो इसका वही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देख लीजिए, व्याख्या भी देख लीजिए साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा सिलेक्शन अब की बार होकर रहेगा। यहां पर देखिए, समपार्श्विक या समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी भाग दूसरे, यानी कोई भी मिश्रण है, ये मान लीजिए कोई मिश्रण है, इसके अंदर मिश्रण है, अगर इसको अलग भी निकाला जाए ना तो वो क्या होगा, ये मिश्रण और ये मिश्रण समान होगा। यानी इसके क्या होंगे, यहां पर देखिए संगठन के समान होता है, यानी इसमें जो जिस प्रकार कण होंगे उसी प्रकार इसमें होंगे, वो होता है हमारा समांगी मिश्रण। लेकिन विषमांगी मिश्रण क्या होगा, अगर हमने बाहर निकाला तो ये दूसरे आपस में क्या होंगे, भिन्न होंगे, अवयवी कण क्या होंगे, अलग अलग होंगे, वो होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण पता चल गया ना। समांगी मिश्रण में तो जैसे जल में नमक का विलयन हो गया, देखिए जल में आप नमक को घोलिए, घुल जाएगा, अच्छे तरीके से घुल जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा इसमें नमक घुला हुआ है या नहीं घुला हुआ है। और उसी पर पानी में क्या डालिए, तेल डाल दीजिए, तेल ऊपर तिरते रहेगा, तो वो हमें पता चलेगा, यानी ये हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है, यानी भारत में अधिकतर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी या फिर हमें जंकीरों की मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी इसका सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, और जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ भी है, और काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। सर्वाधिक कपास की खेती कौन सी मिट्टी में, काली मिट्टी में की जाती है। यहां पर देख लीजिए इस क्वेश्चन की व्याख्या, भारत के अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह अत्यंत उपजाऊ है। जी हां जी, अत्यंत उपजाऊ है, और जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, और यह भारत के लगभग 43% भाग में पाई जाती है। जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, सतलुज, गंडक, ब्रह्मपुत्र आदि जो सहायक नदियां ना, वहां पर यह पाई जाती है, और मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते। इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। कबड्डी खेल से, तो नंबर ए देखिए, ए के अप आई, यानी बिल्कुल सही, एम्ब्योर कबड्डी फेडरेशन, यहां पर है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका सही आंसर। और सी देखिए, फिम्फा देर का जो फुटबॉल से संबंधित है, ये नहीं होगा। और यहां पर डी देखिए, बीसीसीआई देर का में ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिकेट से संबंधित है। तो इसका आंसर बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और इसका पूर्ण रूप देख लीजिए, पूछा जा सकता है, ए के अप आई का पूर्ण रूप देखिए, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो गई, जिसकी स्थापना 1973 में कब होती है, 1973 में इसकी स्थापना। कहां पर इसका मुख्यालय, जयपुर राजस्थान में इसका मुख्यालय स्थित है। बल्कि यहां पर फिम्पा का संबंध फुटबॉल से और बीसीसीआई का संबंध क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सबका साथ सबका विकास। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी। कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1885 में, 1950 में, या फिर 1889 में, या फिर 1947 में। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके द्वारा की जाती है, यहां आपको मैं बताने वाला हूं, व्याख्या में देख लीजिए, यहां पर इंपॉर्टेंट व्याख्या। तो क्लास भी इंपॉर्टेंट हो गई ना, क्योंकि व्याख्या इंपॉर्टेंट रहती है। क्वेश्चन अकेले क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, साथ व्याख्या आएगी तब आपको यह भी पता चल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, अब की बार क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाएगा, पूछा इस व्याख्या में जाएगा। तो यह फायदा हो गया इस बुक को करने का। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापकों में से ए ओ हयूम थे, दादा भाई नारोजी थे, आदि सदस्य शामिल थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। प्रथम अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी को चुना गया था। और कांग्रेस के पहले स्तर में सभी प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन बनेगा यहीं से कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन या पहले स्तर में कितने प्रांतों ने भाग
कितने प्रांतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। याद रखना स्थापना कब होती है, किन के कौन थे संस्थापक? एयू ह्यूम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन साइंस से पूछा गया हमें क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? आणविक अखंड है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर ये अलग आ गए, लेकिन आर्गन देखिए यहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा एकदम सही आंसर। जो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, एक निष्क्रिय गैस भी है। देखिए आर्गन एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक आर्गन यानी AR से दर्शाया जाता है और परमाणु संख्या 18 है। यह निष्क्रिय गैस है। कितने नंबर पर आता है आर्गन? 18 पे आता है। ट्रिक याद है ना, हा ही ली बे बोका नाफनी सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। इस प्रकार याद 18 तक तो होने ही चाहिए, जो आणविक रूप से अखंड है और पृथ्वी में वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आर्गन 0.93% के साथ तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी में सर्वाधिक पाए जाने, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। दूसरे स्थान पर कौन सी आती है? ऑक्सीजन। तो तीसरे स्थान पर कौन सी आती है? आर्गन। इन तीनों को भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत की जियोग्राफी से कि इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 8 बिंदु बे, दक्कन का संकरा रास्ता या 10 डिग्री क्रीक या कोको बे। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है? अलग करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां पर देख लीजिए 10 डिग्री चैनल तो किसको करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल किसको करता है? लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। और पाक जल डमरू किनके मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। यह आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले आप बता दीजिए डुरंड रेखा किन के मध्य है? डुरंड रेखा किन 2 देशों के मध्य है? यह आपको मेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? क्षय रोग या टिब्बी रोग। कौन सा रोग है? क्षय रोग या टिब्बी रोग के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ जनित रोग है, या कवक के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, या बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहां पर व्याख्या देख लीजिए। माई टीवी देख रहा था, देखिए टीबी यानी टीवी, टीवी को टीवी से याद रखिए। तो टीवी कौन देख रहा था? लड़का देख रहा था। और उसकी माई आती है, माई यानी मां आती है। मां आती है, क्या कहती है? बेटा सारा दिन टीवी ना देख, यानी हमेशा टीवी मत देख। माई को बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये तो ट्यूबर और कलोसिस बैक्टीरिया, तो इसका नाम टीबी का हो गया। माइकोबैक्टीरियम। माई को अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता टीवी देखना, तो यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका कारण हो गया। और ये खांसने और छींकने से फैलता है। और 24 मार्च को क्या बनाया जाता है? विश्व क्षय दिवस यानी टीबी दिवस कब बनाया जाता है? 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या? घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दोस्तों की सापेक्ष गति है शामिल हो रही है, बढ़ता है, कोई परिणाम नहीं, संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष। ऑप्शन नंबर डी। अगर 2 घर्षण एक दूसरे को संपर्क दोस्त है तो उनकी सापेक्ष गति में क्या होता है? संघर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। और यहां पर घर्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्थैतिक घर्षण होता है और एक गतिज घर्षण होता है। किस प्रकार है? एक तो स्थैतिक घर्षण होता है और एक गतिज घर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? कोलेरू झील जो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और एक लेगून मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील आंध्र प्रदेश में तो के त्रिकोण पर पाई जाती है। कहां पर? गंगा या महानदी? नहीं। गोदावरी और कृष्णा, बिल्कुल सही है। गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पर इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। ये लीजिए श्रीमान, कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है। कौन से जिले में? कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर स्थित है, यानी गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर स्थित है। और यह चिल्का झील व पुलकित झील की तरह एक क्या है? लेगून झील भी है। और इसे 1999 में भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। तो उसके तहत एक वन्य जीव अभियान अधिसूचित किया गया
गया 2002 में अंतरराष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। और पहली कौन सी थी आर्द्रभूमि? केवलादेव वाली भी थी प्यारे विद्यार्थियों। साथ में कौन सी थी जो थी प्यारे विद्यार्थियों? साथ में हमारी चिल्का झील थी क्या? जी हां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो अब वर्तमान में नहीं किए जाते? किए जा सकते हैं जो अब वर्तमान में बंद कर दिए। एंग्लो इंडियन अनुच्छेद नंबर 331 राष्ट्रपति के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। 2 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता था। यहां पर देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय समुदाय को नियुक्त करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 पूछा जाएगा कि भारतीय आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों की नियुक्ति लोकसभा में कौन से संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दी गई? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन की सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। फिर देखिए, और यहां पर एससी जो एसटी आरक्षण था उन्हें अगले 10 साल तक बढ़ा दिया गया, अगले 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है, दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है, तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। 30 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 7 दिन। तो 10 दिन। कितना? 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए क्या दे रखा है, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 68(1) और संविधान के अनुच्छेद 101(1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति को दोनों सदन भवनों के लिए चुना जाता है, लोकसभा और राज्यसभा, तो उस व्यक्ति का सदन में के वांछित हॉल में 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित करना चाहिए कि कहां पर काम करेगा। यह सूचित करना होगा किसे? उस व्यक्ति को, लोकसभा और राज्यसभा में जो चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? जो कोशिका में नाभिक होती है उसका आविष्कार किसने किया था? कोशिका का तो आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन कोशिका की जो नाभिक है उसका रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखिए यहां पर कोशिका के नाभिक की खोज यहां पर वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की एवं एंथोनी वॉन ने लियोन हुक ने किसकी? यहां पर प्रोस्टेट एवं बैक्टीरिया की खोज की। प्रोस्टेट एवं बैक्टीरिया की खोज करने वाला तो कौन था? लियोन हुक था। फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने? पेनिसिलिन की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? कोशिका की खोज की। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? नाभिक की खोज की। यानी चारों ऑप्शन के बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभ स्थित है कहां पर है अशोक स्तंभ? तो यह है वाराणसी यानी सारनाथ या सांची पाटलिपुत्र, ये नहीं। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका सही आंसर, सारनाथ। क्या आ जाएगा? सारनाथ। देखिए अशोक स्तंभ वाराणसी सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। इसमें 4 शेर चारों दिशाओं की तरफ मुंह करके दिखाए गए हैं। और अशोक स्तंभ भारत सरकार का क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक भी है। भारत सरकार का क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। और यह चक्कर धर्म चक्कर का प्रतीक है। किसका है? धर्म चक्कर का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है? लकड़ी की लुगदी पर पॉलिएस्टर, नायलॉन, बैग या रेयोन? तो रेयोन हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर देख लीजिए रेयोन के बारे में। रेयोन पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है जी। ठीक है जी, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में इसे कृत्रिम रेशे के नाम से जाना जाता है। कपड़ा उद्योग में इसे कृत्रिम रेशे के नाम से, रेशम के नाम से जाना जाता है। और यह बात वही है जो क्वेश्चन में दे रखी थी हमें कि रेयान लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कि रियो पैरा ओलंपिक 2016 में हुए थे। तो यानी अब पैरा ओलंपिक आपको पढ़ने हैं, ओलंपिक भी आपको पढ़ने हैं, पैरा ओलंपिक भी आपको पढ़ने हैं। पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की
विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था, यानी दीपा मलिक है उसने कौन सा पदक जीता था, तो वो जीता था रजत पदक 2016 के ओलंपिक में। और अब पूछा जाएगा जो वर्तमान में हुए वे पैरा ओलंपिक पूछे जाएंगे। तो देखिए यहां पर रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक है कि विजेता दीपा मलिक ने रजत पदक जीता था। दीपा मलिक शॉटपुट, जेवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी, मोटर रेसलिंग से जुड़ी हुई एक दिव्यांग खिलाड़ी है जो सोनीपत हरियाणा की रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारतीय प्रवेश, जो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनके प्रवेश द्वार को गोपुर, घर, विमान, अंतरिक्ष, तो गोपुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। यहां पर देख लीजिए दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है और गोपुरम का गोपुर एक सम्मार्गीय अट्टालिका और यहां पर क्या है होती है, यह प्राय शिल्प से सज्जित एवं दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होती है। यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कि भविष्य की पीढ़ियां क्या है? भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को विकसित करना, इस वाक्य का क्या समझता है? इस वाक्य को क्या समझता है? देखिए क्या कह रहा है ये कि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य से क्या है? आगे हम ऑप्शन देखेंगे। ये देख लीजिए वाईसीटी की बुक है, अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। ये देखिए कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास या फिर हमें दे रखा है आर्थिक समृद्धि, तो इसका होगा सतत विकास। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 साइंस का में पूछा गया कि सापेक्ष घनत्व इकाई है। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होगी? तो देखिए घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। द्रव्यमान की इकाई केजी में मापते हैं तो केजी हो गया, और यहां पर आयतन किसमें, आयतन को किस में मापते हैं? मीटर क्यूब में मापते हैं। तो ये तो होता है घनत्व का, लेकिन हमें पूछा गया सापेक्ष घनत्व का, तो सापेक्ष घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगर घनत्व की पूछी जाती तो घनत्व की हो जाती हमारी ऑप्शन नंबर डी, और हमें पूछा सापेक्ष घनत्व है तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था? अलाई दरवाजा कौन सा? एलाई, तो एलाई किस में आ रहा है? अलाउद्दीन खिलजी में आ रहा है, तो ये लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली में अलाई दरवाजा कहां पर, यह भी पूछा जाए तो दिल्ली में है। किसने निर्माण करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था। किससे करवाया था? लाल बलुआ पत्थर से। देखिए लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण 1311 में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में सल्तनत काल में खिलजी वंश का दूसरा शासक है, और खिलजी वंश आपको पता ही है 1290 से 1320 तक रहा था। 1290 से 1320 रहा था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा? बर्फ का गलनांक होता है कितना? 273.15 केल्विन, 273.15 फारेनहाइट, या फिर सेल्सियस में, या फिर यहां पर आर में हमें दे रखा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए केल्विन माना जाएगा। तो देख लीजिए बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। गलनांक किसे कहेंगे? जब ठोस क्या बदल जाए? द्रव में बदल जाए, उसे कहते हैं गलनांक। जैसे बर्फ के लिए 0 डिग्री तापमान वही केल्विन, पर यह 273 केल्विन होता है। केल्विन का ताप एसआई इकाई है। केल्विन क्या है? तापमान की एसआई इकाई है। पूछा जाए कि तापमान की एसआई इकाई कौन सी है, तो केल्विन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? कौन सा है जी दुनिया का? तो वो हो जाएगा यासमेमाइट फॉल्स। नहीं। क्या नूर का झरना? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या भूरा झरना? नहीं, तो एंजल जलप्रपात, ऑप्शन एंजल फॉल्स हो जाएगा, जो कहां पर है? वेनेजुएला। कहां पर? वेनेजुएला में स्थित है, जो दक्षिण अफ्रीका में। कौन सी नदी? केराऊ। कौन सी? केराऊ नदी पर स्थित है। देखिए एंजल जल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह वेनेजुएला यानी दक्षिण अमेरिका में ओरनोको की एक सहायक नदी कौन सी? केराऊ नदी है।
केराव की सहायक नदी चूर्ण नदी पर स्थित है। कौन सी? चूर्ण नदी पर है, सॉरी, चूर्ण नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई देख लीजिए, लगभग गहराई देख लीजिए 807, ऊंचाई 979। और कुंचिकल झरना भारत की सबसे ऊंचाई पर गिरने वाला जलप्रपात भी है। कुंचिकल तो क्या है? भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात कुंचिकल, जो कहां पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 25, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो मुंडकोपनिषद या छंदोपनिषद या कंठोपनिषद या उपनिवेशन? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है। सत्यमेव जयते भारतीय का राष्ट्रीय का क्या है? आदर्श वाक्य। राष्ट्रीय प्रतीक तो अशोक स्तंभ, वाक्य क्या? सत्यमेव जयते। और यह है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में अंकित है। और यह मूलतः मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो अथर्ववेद के क्या है? मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। कौन से वेद के अंतर्गत आता है? ये अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। तो आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों की आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखिए, पाठ्यक्रम की हम बात करें तो ये लीजिए, पाठ्यक्रम की बात करें तो आपको 90 मिनट में 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के और 35 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे अंक गणित के। टोटल कितने हो गए? 35 35 70 और 50 कितने होते हैं? 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हैं, जो इस चैनल के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। और ये देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये देखिए बड़े शानदार क्वेश्चन है। अपने घर पर बुक मंगवा लीजिए, वाईसीटी की बुक अगर पढ़ना चाहते हो, अच्छी बुक है, शानदार बुक है, क्योंकि साथ में व्याख्या दे की है। मंगवाना चाहो तो मंगवा लो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अच्छी बुक है, ये अच्छी बुक है। आज हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, 25 क्वेश्चन कर लेंगे, यानी 25 क्वेश्चन हम करते रहेंगे और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। और आरपीएफ जैसे ही हमारा एग्जाम और नजदीक आएगा, यानी फरवरी के लगभग 15 फरवरी के आर बार हम पूरा 50 क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे। अभी हम कितने? 25 करें, बाद में पूरे के पूरे 50। और जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सेप्टेड पर्सन करने लग जाएंगे, यानी जो आने की संभावना हो वो क्वेश्चन करने लग जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।